आज अगला पार्ट करते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हमें टेस्टों का पता होना चाहिए। जो ये फेमस टेस्ट होते हैं ना, ये किसके लिए होते हैं। तो पहले हेलोफॉर्म टेस्ट, ये होता है कीटोन वगैरह के लिए, कीटोन अल्कोहल के लिए। बेयर टेस्ट ये होता है अनसेचुरेशन के लिए। ये होता है कि MnO4 की प्रेजेंस में, जिससे हमें अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पता चलता है। एस्टर टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और हिंसबर्ग होता है, ये अमीन्स के लिए होते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज। तो इसके लिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किस उसमें आता है। जैसे जो 4D और 5D वाले एलिमेंट्स होते हैं, 4D और 5D सीरीज़ वाले, उनका लगभग सेम साइज़ होते हैं, सेम साइज़। तो जैसे जिरकोनियम एंड होफनियम है, 4D 5D, ये भी 4D 5D का है। प्लेडियम प्लेटिनम ये भी 4D 5D के हैं और ये सेम उसके हैं। जैसे ये आएगा टेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ये वाला है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और ये वाला है क्रोमियम। इसकी भी ट्रिक होती है, ये तो जैसे नहीं है, इसकी ट्रिक है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कर्मो वाला। अब ये देखिए, ये दोनों अलग अलग उससे हैं, जैसे इनके ग्रुप अलग अलग है। ये सारे सेम ग्रुप के हैं, ये सेम के, ये सेम के, ये सेम के, ये अलग के। जैसे क्यों? क्योंकि ये तो है वी नोबिता और ये है आयरन को रुला के ओस कर लिया। ये भी है तो 4D 5D, लेकिन इनके ग्रुप अलग है, तो इनका साइज ऑब्वियसली बात है अलग ही मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंथेनॉइड डज नॉट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन MO2 ऑक्साइड। +4 कौन सा शो नहीं करता, ये बताना है। तो इसमें पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलिंग है इनकी। तो जी ये YB है, इसकी फिलिंग होती है 4F14 5D0 6S2। तो ये फुल्ली फील्ड F है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके फुल्ली फील्ड F ऑर्बिटल से निकलना है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा अगर इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब ये YB 3 पॉजिटिव में ही जाना नहीं पसंद करेगा, तो 4 में तो मतलब ही नहीं है ये जाएगा। तो इसका आंसर ये है। बाकी ये सब इनकी इतनी फुल्ली फील्ड नहीं होती, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं इसके कंपेयर में। तो ये ज़्यादा मुश्किल है, जो ये +4 है ये शो नहीं करता। अब आ गया ये, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो, इसमें प्लेटिनम कोबाल्ट जो ये होते हैं, इसमें तो हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं। तो इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 1 2 3 4। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। तो इसमें भी ये किस में जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में। सॉरी, ये किस में, ये 4 और 2 6, ये कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये भी सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, 2 है ना इसमें। Cl ट्रांस पे भी आ सकती हैं और Cl सिस पे भी आ सकती हैं। तो ये भी ज्योमेट्रिकल है। इसमें भी 2 है तो ये भी ज्योमेट्रिकल है। इसमें एक के रेफरेंस में दूसरे को सिस ट्रांस कर सकते हैं, जैसे PTNH3। अब Cl के मान के चलो, तो एक बार तो NH3 के 6 में Cl हो सकता है, और दूसरी बार ये NH3 के ट्रांस में हो सकता है। तो ये भी एक तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब बात आती है इसकी 4th ऑप्शन की। जो निकल है ये D8 है, Cl क्या है, वीक फील्ड है। तो ये इनर पेयर वो नहीं करेगा, मतलब इनर और डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेगा, आउटर को लेगा। आउटर के कौन बच गए अपने, S और P। तो ये sp3 शो करेगा, और ये होती है टेट्राहेड्रल, और ये सारे सेम है। तो निकल, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, Cl 2 नेगेटिव। ये कौन सी वो हो गया अपना ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा 4। मैं एक बार ये रब कर देती हूँ।
ये आ गया अपना ऑप्शन 4। अब अगला क्वेश्चन है, इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ये हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। ठीक है, अब हमें डेल्टा यू ही निकालना है। अब इसने क्या कह रखा है, 701 जूल ऑफ हीट इज़ ऑब्जर्व, मतलब क्याऊ कितनी है 701। ऑब्जर्व है तो मतलब ये क्या है प्लस आएगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर गई है, सिस्टम में आई है, तो इसलिए इसके लिए साइन क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब दूसरी आ गई 394 ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क डन कितना है 394, ये बाय द सिस्टम किया गया तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि बाय द सिस्टम है ना तो नेगेटिव जाएगा कि हाँ सिस्टम से चला गया इतना। तो अपना डेल्टा यू क्या आ जाएगा 701 माइनस 394, ये अपना आ जाएगा 307, और ये प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है नेगेटिव वाले से तो ये वैल्यू प्लस की आएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ये क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन बेकर प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग C2H4 टू एल्डिहाइड। एल्कीन से एल्डिहाइड जाना है, बेकर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2, ये आएगा। प्लस इसमें को कैटलिस्ट भी होता है, अगली बार क्या होता है को कैटलिस्ट पूछ लेंगे, कॉपर क्लोराइड, ये भी +2 में होता है, ये को कैटलिस्ट है, और ये क्या अपना कैटलिस्ट। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर I3 नेगेटिव आयन यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ओके, अब देखो अभी I3 है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। I3 नेगेटिव है, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हैं, ये ऐसे हैं I नेगेटिव I2, इसका है जो आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट कितने जुड़े, एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस 7 8 9 10 बाय में 2, 10 बाय 2 मतलब 5 क्या होता है अपना TBP sp3d, और अगर 5 और बॉन्ड कितने 2 ही हैं तो कौन सी शेप बनेगी I, और यहाँ पे आएंगे अपने लोन पेयर, तो ये कौन सी शेप है लीनियर। इसने फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रखे हैं, I3 आयन इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180, मतलब ये तो है ठीक, ये वाली शेप है ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल I एटम कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने पेयर इसमें 1 2 3 3, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी ना, तो अपना आंसर तो यहीं से आ गया कि इनकरेक्ट है। अब ये भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू BrICl नेगेटिव, ब्रोमीन ही आई की तरह है यहाँ पे, क्योंकि ये भी हेलोजन ही है और ये दोनों भी हेलोजन के ही हैं, ये भी ऐसी है, प्लस में नेगेटिव चार्ज भी सेम है, तो इसका स्ट्रक्चर भी तो सेम ही आएगा इसकी तरह, बस इसमें Br सेंटर में होगा और ये I और Cl यहाँ पे हो गए, बाकी सब सेम होगा। तो यही तो बात कह रखी इसने, तो ये वाला भी ठीक अपना। हमें इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट अपना थर्ड है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन I2 इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस I2, हाँ ये सिंथेसिस का ही एक पार्ट होता है, जैसे I2 को हम KI में डालेंगे एक्वस मीडियम में तो ये I3 नेगेटिव बनाता है, तो ये वाला भी ठीक है। तो अपना करेक्ट कौन सा है, ये वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज़ नॉट आइसोमेरिक विद डाईथाइल ईथर, ठीक है, पहले तुम्हें डाईथाइल ईथर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। डाईथाइल ईथर O(C2H5), कितने बन गए ये C4H10O, ठीक है। अब देखो ब्यूटेन 1 ओल, इसका आंसर तो हमें दिख ही रहा है कि जैसे सब में क्या है ओल है, मतलब OH हैं, OH हैं, इसमें भी इथर दे रखा है तो OH ही है, तो आंसर तो इसका ओन है। क्यों, क्योंकि जैसे O ने एक बॉन्ड बना रखे हैं और ओन में 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे, यहाँ भी पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे एक H की कमी है इस वाले में। तो अगर अल्कोहल जैसे ये वाले देखो तुम कॉमन लेके चलो C4H10O है। अब ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल क्या होता है CH3 CH2 CH2 CH एक अच्छा 2 और ये OH, ठीक है। अभी कितने बन गए 3 2 5 2 7 8 9 10, H10 हो गए,
C4 था ही, एक O है, तो ये वाला तो है नहीं। अब इस पे आते हैं, मिथ इथ प्रो 2 मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ओल है, मतलब OH है। ये CH3, ये CH3, ये CH3, 3 3 6 3 9 और 1 10, H कितने हो गए 10, C तो है ही 4, O 1 है, तो ये वाला भी नहीं है। अब बात आ गई इसकी, N प्रोपाइल मिथाइल इथर, मतलब O एक तरफ CH3 है और एक तरफ है 1 2 3 CH3 CH2 CH2, ये भी इथर है मिथाइल, और ये प्रोपाइल इथर, 3 2 5 2 7 8 9 10, इसमें भी क्या है C4H10O, तो सेम आ गया ना। अब इसका देखते हैं, इसका ये वाला मैं थोड़ा रब कर लूँ। अब इसका देखते हैं, ब्यूटेनोन 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोब्यूट, ब्यूटेनोन 2 पे हैं, ओ इसके बॉन्ड पूरे, इसके बॉन्ड पूरे, इसके बॉन्ड पूरे, C 4, एक ऑक्सीजन है, 3 2 5 6 7 8, H8, तो कितने हो गए H8, और ये वाले पूरे हैं। यहाँ पे हमें किसका बताना था H10 का, ये क्या आया है H8 आया है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया ना, तो अपना सेकेंड है। अब आ गया ये, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सोल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो हमने देखा है सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, डेल्टा T डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये I KF और ये मोलैलिटी। इसमें जो I है ये एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन बताता है, कांस्टेंट, या तो टूट रहा है या फिर बन रहा है। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड होते हैं, उनका I की वैल्यू होती है 1, और आयनिक होते हैं उनकी वैल्यू होती है वो जितने भी उसके आयन्स टूटेंगे, जितने में टूटेगा। तो यहाँ पे देखो सुक्रोज के ऑर्गेनिक है तो इसका आएगा 1, ये वाली कंसनट्रेशन इन्होंने सेम ही दे रखा है, मतलब M सेम है, तो हमें सिर्फ I से ही बताना है इसका कौन सा आएगा। अब NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl में टूटेगा, कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं 2, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक है नहीं टूटता, इसका I क्या है 1, BaCl2, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो 2 + 1 कितने आयन्स हैं 3, I की वैल्यू 3, तो जितनी I की वैल्यू ज़्यादा उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, तो I की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगी, इस वाले में, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो क्या ऑप्शन आ गया 4। N-hexane under pressure passed over chromic oxide carried on a alumina spot and heated at, ये टेम्परेचर दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक सिंथेसिस है, मतलब फेमस सिंथेसिस है, अगर आपको याद भी होगा ये फेमस सिंथेसिस है बेंजीन की। जब हम Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड और Al2O3 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कोई सिंथेसिस करते हैं, किसी भी एल्केन को डालते हैं, तो वो बनता है एरोमेटिक रिंग बनाता है। तो इसमें N-हेक्सेन दे रखा है, इसके साथ और कुछ नहीं दे रखा, तो ये 6 वाली बेंजीन बना देगा, इसका आंसर आएगा C। द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर, देखो ये उससे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है पैटर्न रिड्यूसिंग पावर का, तो सबसे ज़्यादा होती है अपनी F2 की, इसकी होती है +2.87, और सबसे कम होती है इनमें हेलोजन वाले में I2 की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी फैक्टर है इसमें और ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वाला भी है। तो FCl F2Cl2 Br2 और I2 ये वाले इसका सीक्वेंस होता है, तो देख लो कौन सा है FCl2 Br2 I2 सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर E1, E1 क्या होता है, इसमें होता है जैसे एलिमिनेशन है ये, तो इसमें कार्बोकटाइन की सिंथेसिस होती है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना, तो इसमें जो हमने रिएक्शन में बेस डाला है कुछ भी डाला उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इन्होंने क्या बता रखा है, इन द फर्स्ट स्टेप द एल्काइल हैलाइड डिसोसिएट टू फॉर्म कार्बोकटाइन, हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्या है इंटरमीडिएट है, तो ये बनता है, ये करेक्ट है। इन द सेकेंड स्टेप द बेस फॉर्म्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, हाँ जब ये कार्बोकटाइन बन गया ना उसके बाद बेस रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाता है, मतलब बेस में कि भाई उसमें एल्कीन बने या जो भी बने वो सेकंड स्टेप में होगा, ये वाला भी ठीक है।
अब क्या, ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन दैट इज एडजेसेंट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन। अगर इंटरमीडिएट बना है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकती है कि साथ वाले कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पे जा सकता है और कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ सकता है, तो ये वाली रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अगला क्या है, द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, ये गलत है। देखो हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखा है कि ये सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी जिसका कार्बोकेटाइन बनना है। इसमें कहीं भी इस रेट में, मतलब जो इक्वेशन है, कहीं भी बेस का जिक्र नहीं है, तो मतलब बेस पे वो डिपेंड नहीं करती। तो ये वाला ऑप्शन इसका इनकोरेक्ट है। इन्होंने इनकोरेक्ट पूछा था, ये वाले तीनों ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है। अब आ गया ये इन्होंने रिएक्शन दे रखी है ये डाइबल एच के साथ। डाइबल एच क्यों है ये, डाई आइसोब्यूटाइल, 2 है ना इसमें, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्राइड सॉरी, ठीक है। और H2O की प्रेजेंस में, जब डाइबल H इन दी प्रेजेंस ऑफ H2 होता है तो वो सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ CN को ही रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड वो कुछ नहीं करता, और CN को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो इसका देखो, जहाँ पर डबल बॉन्ड एसिड हो, इसमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके ये नहीं हो सकता, इसमें भी करके ये नहीं हो सकता, इतना भी ये इन्होंने रिड्यूसिंग बताया, ये वाला नहीं आएगा ना, ये CHO में रिड्यूस करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करे अपने से किसी दूसरे की तरफ जिसको जरूरत है, मतलब जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो पहले तो देख लो, ऐसे जब आते हैं ना प्लस वाई में, तो हमें देखना है पहली चीज़ जो नॉर्मल सी है, अगर कहीं किसी पे भी नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हैं, तो वो तो प्लस आई इफेक्ट ईजिली शो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है, ए और डी, ठीक है। अब ये वाले है जैसे OR OH, ये हमेशा प्लस M इफेक्ट देते हैं और माइनस आई इफेक्ट देते हैं। प्लस M कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही करते जो, वो होता है प्लस M, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे, मतलब जो लोन पेयर है वो उसमें जा रहा है। जैसे अगर बेंजीन पे हम OR देखें तो ये प्लस M लगाता है ना, ये तो हमें भी पता है, ये तो बहुत बार आते रिएक्शंस में भी कि प्लस M है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ कंजुगेशन में घूम रहे हैं, ये प्लस M है। लेकिन ये वैसे अगर देखें तो ये माइनस आई करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले देंगे माइनस आई इफेक्ट। अब ये आ गया, ये है ऐसे, ये इसका लोन पेयर हो गया। तो इस वाले में भी ये अपने, ये बहुत ज़्यादा वो होता है कि इसमें कंजुगेशन में जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ देने के बजाय अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है और प्लस M इफेक्ट है। अब रहेगी ये बेचारा, पहले ही ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन की तो खुद को जरूरत है, तो ये प्लस M तो कहाँ ही देगा, प्लस आई सॉरी, तो ये तो नहीं करेगा प्लस आई। तो अपने कौन से आ गए, ए और डी। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आयन इज़ नॉट कलर्ड। देखो कलर कौन से शो नहीं करते, जिनके या तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हो या फिर फुल्ली फील्ड हो, वो कलर शो नहीं करते, फुल्ली फील्ड हो। अब देखो इसमें इसका होता है D3S2, 3D वाले हैं ये 4S है, 3 दे दिए इसने, तो इस पर क्या है D2, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर शो करेगा, कलर्ड। ये है 3D2 4S2, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा 3D1, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कलर्ड है। अब ये इसका होता है 3D10 4S1, 2 दे दिए, तो मतलब क्या बन गया ये 3D9, क्या बन गया ये 3D9 है, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है कलर्ड है। अब बेचारा ये इसका होता है जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1 4S2, अब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली पे और इसने तीनों ही छोड़ दिए, तो ये क्या बचेगी फुल्ली फील्ड, मतलब ये क्या बन गया अपना ये 20 आ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी 18 आ जाएंगे, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो कलर नहीं होती है, कलरलेस होती है, क्योंकि फुल्ली वेकेंट होगी, खाली है इसके जो बाहर वाली शेल है वो वाली, तो इसका आ जाएगा सी। अब आ गया ये, अच्छा
पहले इन्होंने कर रखा है टर्मिनल अल्कोहल है उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डाले विद टेम्परेचर। जब ये वाला होता है तो ये करता है डी हाइड्रोजनेशन करता है, तो ये OH और इसका H जाएगा, इसका H -H2। तो ये क्या बनाएगा, सिर्फ अपन ये लेते हैं CH डबल बॉन्ड C, ये H2 1 2 3 4 ये भी पूरा है, ठीक है। अब है Br2 क्या करेगा, इसमें एडिशन करेगा, तो ये दोनों पे क्या लग जाएगा अपना CH2, यहाँ पे भी Br लग जाएगा और यहाँ पे भी Br लग जाएगा। ये अपना A है, ये अपना B है। अब KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, तो एक बार ये Br और ये H क्या मन निकाल लेगा HBr, और एक बार ये H और ये Br ये निकाल लेगा HBr, तो 2 मोल ऑफ HBr रिमूव होंगे, तो क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C H एल्काइन। और ये किस पोजीशन पे है, 1 पे, 1 2 3 4 कितने वो है 4 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन है, तो ये क्या बन गया 1 ब्यूटाइन, ऑप्शन C। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ कि ABC क्या है। अपना A है ये, B है CH2Br, यहाँ पे भी Br, और C है ये, तो 1 ब्यूटाइन। Which of the following explains the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? देखो ये है ऑर्थो और ये होता है पैरा। तो जो ऑर्थो है ना, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें होती है इंटरमोलिकुलर, मतलब इसमें विद इन दी मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये बाहर वालों के साथ तो बॉन्डिंग करता ही नहीं, तो मतलब इसके बीच में जो अदर एनवायरनमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में इसकी इंट्रैक्शन बहुत कम है, बाहर वालों के साथ इंट्रैक्शन लेस विद अदर जो एलिमेंट्स है इसमें, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें होती है इंटर मतलब एक ये वाला OH हो गया, एक ये इंट्रैक्शन शो करेगा जैसे दूसरे वाले के साथ, तो इसमें जो आसपास वाले हैं, जैसे एक उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी जो मॉलिक्यूल्स की हैं, जो ये पैरा नाइट्रोफिनोल वाले, और इसमें क्या होगी इंट्रैक्शन वीक होगी। तो अगर इसकी इंट्रैक्शन वीक है तो थोड़ी भी हीट देंगे आप तो ये तो उठ जाएगा ना, वोलेटाइल हो जाएगा, और इसकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप को बांध के रखेगा वहाँ पे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब थोड़े से में ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है, अगर हम इसको थोड़ा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये उड़ जाएगा, मतलब वोलेटाइल क्या होता है जो उड़ जाए, वेपर बन जाए जिनके, और ये इसकी स्ट्रॉन्ग है तो इसके कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एनवायरनमेंट में क्या स्टेबल है। तो ये रीज़न क्या है इस चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया ना, ये जो इसको स्टेबल कर रहा है और इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो इसका क्या है, इन्होंने वो बताया कि फैक्ट बताओ, एक्सप्लेन नहीं करना है, तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलिकुलर है और इसमें इंटरमोलिकुलर है। अब आ गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले देखो ये एक ग्रुप के दे रखे हैं या किसी और के दे रखे हैं, मतलब एक पीरियड के है या नहीं, तो देखो मैग्नीशियम 12 13 14 15 16। अब इसके आउटर में क्या होता है 3s2 3p0 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4। तो इसमें 2 एक्सेप्शंस आते हैं, पहला एक्सेप्शन है इसका। अब देखो वैसे देखें तो आप जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो अपनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, क्यों होती है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट होने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज में, ठीक है। बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है और एक ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे निकालना है इसको 3p से और यहाँ पे निकालना है इसको s से,
तो जो S है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना 3p वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन के निकालने से मुश्किल है, औखा काम है ये। तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फॉस्फोरस और सल्फ़र। देखो फॉस्फोरस में 3p3 और सल्फ़र में 3p4, ये क्या है, हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, ये p लगा लो या कोई और लगा लो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर उसमें, इसमें क्या है, ऐसे है, ये मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड हो, उसके निकालने से हाफ फील्ड्स में निकालने का बहुत औखा काम है। तो इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फ़र। तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम की सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फ़र, फिर फॉस्फोरस। इसका रीजन है हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, और इसका रीजन है s ऑर्बिटल से निकालना, फुल्ली फील्ड s ऑर्बिटल से निकालना। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑप्शन बी। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो जिनका पता है उनकी निकाल लेते हैं पहले। CO2 के होते हैं ये, O3 होता है बेंट में, जो एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ऐसे ही चलते हैं, जो दूसरा वाला है। ठीक है, अब इसकी फिर लीनियर है, NO नेगेटिव की है, ये ऐसे 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, ये NO नेगेटिव की है। N3 की होती है लीनियर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। NO2 की ये वाली है, इसकी बेंट है। तो देखो ये लीनियर, ये बेंट, ये लीनियर, ये बेंट, तो ये ऑप्शन तो शेप से ही कैंसिल हो गए। NO2 ये लीनियर और NO क्या होता है, ये फिर बेंट है, तो ये भी गया। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, ये भी बेंट होता है और ये भी बेंट होता है, ये दिखा भी रखें। जहाँ तक बात आ गई बॉन्ड ऑर्डर की, तो देखो इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालते हैं आप, 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये कितने उसमें कर रहे हैं, 2 सेंटर्स में कर रहे हैं, तो 3/2। तो ये आगे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। सेम इसमें 3 बॉन्ड है, 1 2 तीसरा बॉन्ड है, कितने उसमें, ये एटम्स में, सराउंडिंग एटम्स में 2 में, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग आउट द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मैटर। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड साइज़ हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो मतलब जो सेंटर मेटल है उसके आसपास एटम भी तो ज़्यादा होंगे, तो अगर बड़े एटम्स होंगे साइज़ में तो वो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठेंगे ना, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इनमें से किसका साइज़ छोटा है, फ्लोरीन का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। तो अपना ऑप्शन क्या है, 1। CFSCO D6 कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब D6 की स्ट्रॉन्ग फील्ड में पूछ रखी है इन्होंने। स्प्लिटिंग कैसे होती है d ऑर्बिटल्स की, T2G EG, T2G में क्या होती है, -0.4, EG की +0. अब इसने क्या कह रखा है, D6, और वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड। पहले फिलिंग करते हैं, 1 2 3। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G में ही पेयरिंग करेगा, 4 5 6। अब हमने क्या निकालना है, CFSE निकालना है, तो -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 6 जोगा 24, डेल्टा O। तो क्या ऑप्शन आ गया, B। अच्छा, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87 बिलोंग टू विच पीरियोडिक टेबल। देखो हमें पता है 86 किसका होता है, रेडोन का, और ये कौन सा होता है, 18 ग्रुप। इसके बाद अगर फिलिंग होगी तो कहाँ जाएगी, फर्स्ट ग्रुप में जाएगी। फर्स्ट ग्रुप किसका है, S का। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, S ब्लॉक। 86 मतलब रेडोन,
आगे फिर जो भी आएगा 7s1 इस वाले में जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल वेपर पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ना जो जहाँ पे OH लगा होता है उसके पास कोई ना कोई हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर 2 हाइड्रोजन है मतलब प्राइमरी अल्कोहल है तो वो बनाता है हमारा एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी है तो वो बनाता है कीटोन। टर्शरी है ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देगा, ये हमारा एल्काइन देगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स स्टेबल प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक वीडियो में पहले ही बताया था। जो सीरियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f1 5d1 6s2। तो 2 3 4 अगर इसने चारों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल स्टेज में आ जाएगा। तो सीरियम ही है एक ऐसा जो +4 में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेबल है, क्योंकि उसके सारे ही जो इनर ऑर्बिटल्स है वो फुल्ली फिल्ड है, बाहर वाले तो उसने लूज़ कर दिए। तो इसका आंसर है 4 सीरियम। व्हेन ब्यूट2 आयन इज पास्ड थ्रू हीटेड ट्यूब इन द आईपैक नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इज। अब ये देखो ये ऐसे हैं ब्यूटाइन 1 2 3 CH3, ये हो गया ना 1 2 3 4 ब्यूटाइन ट्यूब आयन है। और जब हीटेड ट्यूब में होता है तो ये एरोमेटाइजेशन शो करता है, और ये क्या बना देगा बेंजीन विद 6 सब्स्टिट्यूट। और ये कौन सी पोजीशन पे हैं, ये सारी ही पोजीशन पे हैं। अगर इसको 1 2 3 4 5 6 लें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया हेक्सामिथाइल बेंजीन, ऑप्शन सी। अब आ गया ये KH वैल्यू ऑफ O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन इट्स सोल्यूबिलिटी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल। अब देखो हेनरी लोग क्या कहते हैं, जो प्रेशर है वो सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर है, ये हेनरी कांस्टेंट है, और ये सोल्यूबिलिटी लगा लो या मोल फ्रैक्शन लगा लो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब पहली चीज़ इसने क्या कह रखा है, ठीक है। अब देखो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें तो हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर KH बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब इन्होंने क्या कह रखा है KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। पूछ किस में रखा है इन्होंने, डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज़, तो KH भी क्या हो गया डिक्रीज़। अगर KH डिक्रीज़ हुआ है तो अपनी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इंक्रीज़, क्योंकि इन्होंने सोल्यूबिलिटी का पूछा था। ओके, द रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटम नंबर। जो रेडियल फंक्शन है ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, हमें प्रिंसिपल नंबर भी चाहिए और एजिमुथल क्वांटम नंबर भी चाहिए। तो इसका आंसर सी आएगा। अभी आ गया द टर्मिनल एल्कीन गिव प्राइमरी एल्काइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्काइन H2O2 प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। देखो जो ये टर्मिनल एल्कीन है और ये बोरेन से करते हैं BH3 या B2H6 से, ये सिस एडिशन ही करती है। तो ये वाली चीज़ें इनकी ठीक है, बी वाला तो। और ये कैसे करती हैं, जो ये बोरेन है वो लेस हिंडर्ड कार्बन के पास जाती हैं। लेस हिंडर्ड मतलब जिसके पास H ज़्यादा है ये उसके पास जाती हैं। यहाँ पे बोरेन आती है BH2 और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये आते हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या डाल रखा है, H2O2 डाल रखा है। H2O2 जब इसमें डालेंगे तो ये एंटी मार्कोनी एडिशन करेगा और इस BH को रिप्लेस करके BH2 को रिप्लेस करके एक एल्कोहल बना देगा OH, ठीक है। पहली बात इन्होंने यही कही है टर्मिनल एल्कीन
गिव प्राइमरी अल्काइल बोरेन, प्राइमरी तो दी है इसने, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुई है इसके। विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्काइन H2O गिव प्राइमरी अल्कोहल, जब हमने H2O2 डाला, एंटी मार्कोनी एडिशन हुई तो किस पोजीशन पे हुई, जहाँ पे BH2 थी। BH2 किस पे थी, प्राइमरी उसमें प्राइमरी कार्बन पे, तो ये क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल ही बना है। अब ये वाले स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द अबो ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ एल्किन ऑक्योर बाय सिस एडिशन। हाँ, क्योंकि जब हम बोरेन डालते हैं तो ये सिस एडिशन ही करते हैं, और ये सिस एडिशन के बाद जब हमने अल्कोहल बनाई है इससे, तो ये भी इसी पोजीशन पे हुए हैं, तो ये ओवरऑल अपनी क्या होती हैं, सिस एडिशन होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है। ऑप्शन 1। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, देखो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो और वॉइड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शो करने लग जाते हैं, जो क्या क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हिंड्रेंस होगी, रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर का ज़्यादा वो किस में, इसमें परसेंटेज किस में है। तो देखो आयनिक करेक्टर की जो ये चीज़ है नहीं, किस पे डिपेंड करती है, जो डिफरेंस है किस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब देखो इन ऑप्शंस में H तो कॉमन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कैंसिल होगी। अब देखो जो चेंजिंग फैक्टर क्या है, वो है अपने हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी इन दोनों का आएगा। तो ऑप्शन 4, तो HF की सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है परसेंटेज। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड आयंस। अब देखो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या होती है कि जैसे ही ग्रुप में हम आगे जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है। तो आंसर तो इसका 1 है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं, F में आ रहे हैं, जो फीलिंग है 2 3 4 जितने भी, जैसे हम एटॉमिक नंबर में आगे जा रहे हैं। और F ऑर्बिटल्स की शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत कम है, और न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जो न्यूक्लियस हैं ये बाहर वाली जो सेल है इस पे और अच्छे से इफ़ेक्ट डालेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा, पुल अच्छे से करेगा। क्यों, क्योंकि F वाले ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत कम है। यहाँ पे F वाले मान के चलो 4F है, अब इसकी शील्डिंग है नहीं तो ये इसको तो रोक ही नहीं रहा, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से खींचेगी जो बाहर वाले सेल है। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे अपना जो पुलनेस है जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स की है वो ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड न्यूक्लियस, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1। अब आ गया द परमिसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N4, मतलब 4th सेल में बताना है क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2n²। n है जिस भी सेल का पूछ रखा है, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अगर बाई चांस ये फार्मूला ना याद आए तो इसका तो नॉर्मल भी कर सकते हैं आप, 4s 4p 4d 4f। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 1 3 5 7, इसका सम करेंगे कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 16। ये हैं ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो 16 दूनी 32। आंसर सी। ओके, इफ़ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बताने हैं किसके, NaCl के। फॉर्मूला क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किस किस के आ जाएंगे, पानी के और NaCl के, और यहाँ पे किसके आएंगे, NaCl के। अब निकालते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के आ जाएंगे गिवन वेट बाय में एटॉमिक वेट। NaCl का होता है 58.5, तो कितने आ गया, 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पानी के।
कितना दे रखा है वेट 90 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो कितने आ गए 5। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अभी अपन निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। मैं थोड़ा यहाँ पे कर रही हूँ, कितने आ जाएंगे। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl है, NaCl के कितने मोल है 0.1, और टोटल क्या आ जाएगी 0.1 + 5, ये पानी की NaCl की 0.1 / 5.1। अब इसको अगर करेंगे तो 0.019, ये क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ये थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है ओके। ये अभी आ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना हमें 4s इलेक्ट्रॉन का, ये सिलेक्टर रूल से होते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होते हैं, जेड माइनस में सिग्मा, ये कांस्टेंट है। सिग्मा कैसे निकलते हैं, अब देखो पोटाशियम के बताना है, पोटाशियम की फिलिंग कैसे होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 2 4 10 12 18 19 19 हो गया, ये होगी जेड की वैल्यू। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमें 4s1 के लिए निकालना है, तो अगर इसके अलावा कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो जो अदर इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीप्लाई में 0.35 प्लस में जो ये होगी n, ये होगी n-1, और ये जो भी बच गया है ना ये n-2 n-3, ये अदर सेल में आ जाएगी जो बच गई। तो जो n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है 0.85 से, और जो और बच गए अदर इलेक्ट्रॉन बच गए अदर सेल में हो गए उसकी होती है 1 से मल्टीप्लाई। तो अब इसमें देखो 4s1 के लिए निकालना है, 4s1 के अलावा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 0। n-1 में कितने हैं 8, 0.85, और ये बाकी कितने बच गए 6 2 8 2 10 बच गए। तो 68 प्लस में 10, ये कितना आ जाएगा 16.8, ये आई है अपनी सिग्मा की वैल्यू, स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना क्या है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इतना है 90, ये आ गया 16.8। अब इसको ये माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 2.2, ऑप्शन 1। ये थोड़ा ज़्यादा ही गंद मच गया, बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। मैं कर लेती हूँ, अदर के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इसका फॉर्मूला, ये वाली चीज़ याद रखना, ये आ जाता है कहीं भी। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंसी के लिए क्या होता है, कोवेलेंसी के लिए होता है जितना ज़्यादा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब चार्ज होता है, उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होता है। किसके लिए है ये, सेंट्रल मेटल के लिए बोला गया, सेंट्रल मेटल। तो जितने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, चार्ज होगा, उतना ज़्यादा उसका कोवेलेंट करैक्टर होगा। तो हम इसकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, जैसे इसकी है +2, इसकी +3 +4 +5। तो देखो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर अगर पूछें फिर तो है इसका, इन्होंने क्या पूछ रखा है लीस्ट, तो सबसे कम किसका है 1 का, ये वाला। तो ये अपना सारा पेपर हो गया है 60 के 60। इसमें मेनली आपको क्या क्या रखना है जो बार बार आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स, उसका भी बेसिक्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये वाली चीज़ें, जो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह ये वाला है, ओके। एसिड बेस 3 क्वेश्चन है इसके भी, सॉल्यूशन आइडियल नॉन आइडियल ये वाला है, नेम रिएक्शन, और ये टेस्ट वगैरह का पता होना चाहिए कौन से क्या है, और हाँ ये F ब्लॉक वाले भी, लेंथेनॉइड वगैरह ये वाली चीज़ें, ये वाला पता होना चाहिए, जो बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस। और तो बेसिक सब चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा दे ही रखे हैं, बट मेनली ये वाले चैप्टर से जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना,
थैंक यू।